हेलो प्यारो। अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है टॉपिक दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपके पास मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 3 है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दिखाता है कि अगर आप टी क्यू बाई टी को इंटीग्रेट करोगे पूरे पाथ के लिए तो वो 0 आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या इक्वलिटी है, क्या इक्वेशन है कि डी क्यू बाई टी हमेशा 0 होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? असल में वो एक क्लाउसियस इनइक्वलिटी होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके टॉपिक है सिलेबस में क्लाउसियस इनइक्वलिटी। क्लाउसियस इनइक्वलिटी। तो हम एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रोसेस में हम क्लाउसियस इनइक्वलिटी को पढ़ेंगे। आइए देखते कैसे इसको हम लोग करते हैं, कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि सपोज हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन है, मतलब कार्नो इंजन है जो कि किसी टेम्परेचर T1 T2 के बीच में काम कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर रिवर्सिबल, कंसीडर अ रिवर्सिबल इंजन, कंसीडर अ रिवर्सिबल इंजन यानी कि कार्नो इंजन। कंसीडर रिवर्सिबल इंजन यानी कार्नो इंजन जो कि वर्किंग कहाँ कर रहा है? वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। एंड उसके बाद लिखेंगे द हीट एक्सट्रैक्टेड इज, जो तो हीट वो खींच रहा है, द हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q1। और इसके आगे हम R लिख देंगे क्योंकि रिवर्सिबल इंजन है। हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q1R एंड हीट ट्रांसफर टू सिंक इज Q2R। इस तरह से है। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक कार्नो इंजन है, वो यहाँ से हीट, इसका टेम्परेचर कोई मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो ये Q1 हीट ले रहा है, R लिख दो, यहाँ हीट भेज रहा है Q2, R लिख दो। R लिखने का कारण क्या है? क्योंकि ये रिवर्सिबल इंजन है, तो इसलिए इसको दिखाने के लिए हमने R यहाँ पर लिख दिया है। सो द एफिशिएंसी इज ईटा, और चूँकि ये रिवर्सिबल है तो हम यहाँ R लिख दें 1 माइनस Q2R बाई Q1R। ओके, पहला फार्मूला हमारे पास ये है कार्नो इंजन जो कि एक रिवर्सिबल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी का ये फार्मूला है। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक इरिवर्सिबल इंजन है, तो आप लिखोगे फॉर इरिवर्सिबल इंजन द इक्वेशन 1 में मॉडिफाइड एज, इक्वेशन 1 कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा? ईटा, अब हम इसमें आई आर लिख दें, इरिवर्सिबल इज 1 माइनस Q2IR अपॉन Q1IR। मान लो उन्हीं टेम्परेचर लिमिट में हमारा इरिवर्सिबल इंजन भी काम कर रहा है। इरिवर्सिबल मतलब एक नॉर्मल इंजन, साधारण सा इंजन वहाँ पे भी काम कर रहा है, तो उसके लिए भी एफिशिएंसी का फार्मूला वही होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आपने इरिवर्सिबल लिखा है। अब कार्नो थ्योरम क्या कहती है? कार्नो थ्योरम कहती है कि अगर सेम टेम्परेचर के बीच में एक कार्नो इंजन और एक इरिवर्सिबल इंजन काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? जो कार्नो इंजन होगा, यानी जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू कार्नो थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कार्नो थ्योरम, क्या है थ्योरम? इफ कार्नो इंजन, ऐसे हम एक जनरल भाषा में लिख रहे हैं, इफ कार्नो इंजन एंड सम अदर irreversible engine are working between same temperature limit, working between
same temperature limits, then the efficiency of Carnot engine will always be मैक्सिमम। तो ऐसी स्थिति में जो कार्नो इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उस रिवर्सिबल इंजन की होगी, यानी उस कार्नो इंजन की होगी जो उन्हीं टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकल के आता है 10, इसका मतलब है 10 ईटा रिवर्सिबल विल बी मोर देन ईटा इरिवर्सिबल। भाई रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा है। तो ठीक है, हम रख देते हैं फॉर्मूला। तो 1 माइनस Q2 रिवर्सिबल अपॉन Q1 रिवर्सिबल ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल और माइनस Q1 इरिवर्सिबल। ओके, अब आप क्या लिख सकते हो? अब ये 1 कैंसिल हो गया। ओके, 1 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस Q2 रिवर्सिबल अपॉन Q1 रिवर्सिबल इज मोर देन माइनस Q2 इरिवर्सिबल अपॉन Q1 इरिवर्सिबल। अब दोनों तरफ हमारा माइनस साइन है। इस माइनस साइन का फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर आप माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, ये लॉजिक उलट जाएंगे, यानी कि Q2R अपॉन Q1R इज़ लेस देन Q2IR अपॉन Q1IR। चाहे आप इसको ऐसे सोच लो, इसको आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यही आ जाएगा। जैसे भी सोच लें, कुल मिला के हमारे पास इस तरह का लॉजिक आएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पर रुक करके हम रिवर्सिबल इंजन की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। फॉर रिवर्सिबल इंजन्स के लिए क्या होता है, Q1/Q2 जो है वो T1/T2 के बराबर होता है। मैंने बताया था ये केवल और केवल हम रिवर्सिबल के लिए लिख सकते हैं। तो अगर हम उस नोटेशन को फॉलो करें तो Q1R अपॉन Q2R जो होगा वो T1/T2 के बराबर होगा। सो वी गेट, अगर ऐसा है, ऐसा होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप अपनी इक्वेशन में जहाँ पर Q2/Q1R लिखा है, जहाँ Q2 लिखा है इसकी जगह आप लिख दो T2/T1 इज लेस देन Q2IR अपॉन Q1IR। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? अब क्या होगा, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर लिख दो, तो आप लिखोगे Q1IR, इसको इधर ले जाओ, अपॉन T1 इज लेस देन, और T2 को इधर ले जाओ, T2 को आप इधर ले आओ, तो जाएगा Q2IR अपॉन T2। ओके, इस तरह से हो गया। तो अब हम इसको एक तरफ अगर लाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो Q1 इरिवर्सिबल अपॉन T1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल बटे T2 लेस देन 0। क्या किया आपने, इसको उठा करके इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 0 है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या था, ये जो Q2 जो हम मान रहे हैं ये हीट रिजेक्टेड है, और ये जो है इंजन के अंदर आने वाली हीट है। तो Q1 अंदर इंजन के अंदर आने वाली हीट है, Q2 इंजन से बाहर जाने वाली हीट है। तो वही हम लिखें, क्योंकि हीट रिजेक्टेड को अगर हम निगेटिव साइन लिखें बाई साइन रूल फॉर हीट, किसके रिस्पेक्ट में, इंजन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इंजन, the heat rejected जो हीट रिजेक्ट हो रही है must have negative sign, the heat rejected must have negative sign। तो ऐसा है, इसका मतलब है Q1IR अपॉन T1 माइनस Q2IR अपॉन T2 लेस देन 0। क्यों आपने यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगाया? क्योंकि Q2 वो हीट है जो रिजेक्ट हो रही है। इससे क्या बन जाएगा, अगर इसको आप थोड़ा सा और देखें तो ये आपको ले जाएगा कि Q1IR बाई T1
प्लस Q2IR बाई T2 इज़ लेस देन 0। भाई हमने 2 ही स्टेप में सारा काम कर लिया। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप क्या लिख सकते हो, Q/T इज लेस देन 0। अब हमने यहाँ जो ऊपर IR लिखते थे उसको हमने यहाँ लिख दिया समेशन के नीचे, और यहाँ I लिख दो, यहाँ I लिख दो, और I की वैल्यू आप मान लो समेशन में रन कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला सा बन के आ गया, क्योंकि यहाँ 2 ही प्रोसेस है। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, 1 से 2 तक रन कर रही है, इसीलिए I की वैल्यू Q1/T1, Q2/T2, और चूँकि इरिवर्सिबल आप लिख ही चुके हो। लेकिन अगर सोचो हमारे पास लिमिटिंग केस है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं, तो आप लिख सकते हो इन लिमिटिंग केसेस वी में राइट, क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dQ/dt लेस देन 0। ठीक है, तो इन लिमिटिंग केसेस वी में हैव, किसके लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए अगर लिमिटिंग केस लो तो आपके पास ये फार्मूला आएगा। अब अगर हम दोनों को मिला दें तो आप लिख दोगे, और इन जनरल अगर हम मिला दें तो लिखोगे समेशन dQ/T लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो ऐसे लिख सकते हो, dQ/T लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इक्वल टू, अब इसका ये मतलब है, इसका मतलब है एक फॉर्म लिख सकते हो dQ/T लेस देन 0, और दूसरा फॉर्म लिख सकते हो dQ/T इज इक्वल टू 0। इस दोनों को एक ही साम लिख दिया, तो आप लिखोगे अबव इक्वेशन इज कॉल्ड Clausius inequality, इसको क्लाउसियस की इनइक्वलिटी कहते हैं। क्यों? क्लाउसियस ने, जाहिर सी बात है, ये सब एंट्रोपी वगैरह कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे थे, तो वो इस तरह की एंट्रोपी, इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि इक्वलिटी साइन किसके लिए है, इज़ फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इक्वल साइन किसके लिए, इक्वल साइन इज फॉर, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ से आपने पाया कि इनइक्वलिटी साइन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और इक्वल जो साइन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको याद रखिएगा, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ये मुख्य बातें हैं जो हमने यहाँ से सीखी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्लाउसियस ने किस तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया था वो हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने केल्विन का स्टेटमेंट पढ़ा, हमने क्लाउसियस का एक स्टेटमेंट पढ़ा। अब क्लाउसियस ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी के टर्म में कैसे डिफाइन किया था उसको हम लोग लिखते हैं, और ये इस सिद्धांत का एक नाम है, तो जब लिखें इस चीज़ को, सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी के बढ़ने का सिद्धांत, या इसको हम और भी एक दूसरी तरह से कह सकते हैं, क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है भैया ये सिद्धांत? अब क्लाउसियस ने जब कहा है तो जाहिर सी बात, हल्की फुल्की बात तो नहीं रही होगी। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से देखा। तो चलिए पहले हम जरा अपने इस चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम मान लो, ये हमारा सिस्टम है, हमारा बर्तन है,
उबल रहा है, जो भी कुछ है सिस्टम है, और उसके चारों तरफ है सराउंडिंग। ओके, ये सराउंडिंग है। अब हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर है Ts, सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है TSR, और हम मान रहे हैं TSR ज़्यादा है Ts से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कंटिन्यूसली हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर होगा, चूँकि नेचुरल तरीके से हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागती है। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है तो सराउंडिंग का तापमान सिस्टम के अंदर आ जाएगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो हीट है, ये जैसे मान लो DQ हीट है, DQ हीट है, तो DQ हीट सराउंडिंग से निकल रही है, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और DQ हीट सिस्टम के अंदर आ रही है, तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो ना? जैसे सराउंडिंग है तो सराउंडिंग की सीमाओं से निकल करके सिस्टम में जा रही है, तो जब हम हीट कहीं से निकल रही होती है तो उसको नेगेटिव साइन देते हैं, और जब हीट किसी सिस्टम में जा रही होती है तो उसको पॉजिटिव साइन देते हैं। तो सराउंडिंग्स चूँकि हीट निकल रही है इसीलिए वो हीट नेगेटिव साइन रखेगी अगर हम सराउंडिंग का फॉर्मूला लिखेंगे, और चूँकि सिस्टम के अंदर प्रवेश कर रही है इसीलिए हम DQ को प्लस रखेंगे सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो क्या चीज़ हम कह रहे हैं, ज़रा इसको लिख देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कंसीडर अ सिस्टम, एक सिस्टम लेते हैं, कंसीडर अ सिस्टम एट ए टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर आप उसका रख रहे हो, एट ए टेम्परेचर Ts, और जो उसकी सराउंडिंग है एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ TSR, और हम ये मान रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज़्यादा है। अब क्या होगा, नाउ द हीट इज ट्रांसफर, नाउ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रॉम सराउंडिंग टू, नाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम स्पॉन्टेनियसली, अपने आप स्पॉन्टेनियसली होगा। और अब ये स्पॉन्टेनियस मतलब एक ही दिशा में होगा, उलट तो हो नहीं सकता, इसीलिए कैसा प्रोसेस होगा, इन रिवर्सिबल मैनर। ये सारी घटना अनुत्क्रमीय मतलब रिवर्सिबल नहीं होगी। अब मान लें लेट DQ अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड कहाँ से, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो DQ अमाउंट की जो हीट है वो सराउंडिंग से निकल करके सिस्टम के अंदर जा रही है। तो इस प्रोसेस में सिस्टम के एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, तो आप लिखोगे द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना है भाई, ये है DS, सिस्टम है तो S लिख देते हैं छोटा सा, ये हो जाएगा DQ अपॉन TS। याद रखना जो सफिक्स में हम S लिख रहे हैं वो किसको दिखा रहा है, सिस्टम को। तो ये हो गया। ऐसे ही सिस्टम के अंदर गई हीट तो DQ बाई TS, और सराउंडिंग में भी तो एंट्रोपी का चेंज हुआ, तो आप लिखोगे द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो DS कहाँ पर, सराउंडिंग SR लिख देते सराउंडिंग, तो ये हो जाएगा माइनस DQ बाई TSR। अब यही मैं आपसे कह रहा था, आपने जब वही इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखी, देखो ये इक्वेशन जब आपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लिखी तो माइनस साइन लगाया, और वही इक्वेशन जब सिस्टम के रिस्पेक्ट में लिखी तो आपने माइनस साइन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर हीट आई है, प्लस चीज़ हुई है, सराउंडिंग से हीट गई है, माइनस चीज़ हुई है। जो हीट वही है, DQ अमाउंट की हीट ही है, तो वो वैल्यू वहीं पर है। अब अगर हम कहें कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हीट का स्पॉन्टेनियस ट्रांसफ़र हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया में पूरे
पूरे यूनिवर्स मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके यूनिवर्स बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे द टोटल चेंज इन the entropy of universe, the total change in the entropy of universe, यानी कि ds किसका, u निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, ds सिस्टम का और ds सराउंडिंग का जोड़ दो, तो आपके पास ds यूनिवर्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा dq बाई ts माइनस dq बाई tsr। तो अगर आप dq बाहर निकाल दो तो 1/ts माइनस 1/tsr, ठीक है ना। अब क्योंकि tsr जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 1/ts लेस होगा 1/tsr से, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेसिप्रोकल कम हो जाएगा। अब अगर ऐसा है, हेंस इसका मतलब क्या निकल के आता है, ds यूनिवर्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। कहाँ लिखा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक हमेशा यहाँ पर dq 1/ts है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था 1/tsr जो है वो छोटा होगा 1/ts से। ओके, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ds यूनिवर्स जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, यानी कि इस तरह से जब सिस्टम सराउंडिंग में जो ये सब इरिवर्सिबल तरीके से हो रहा है, इरिवर्सिबल तरीके से हुआ है क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है वो हमेशा गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि और ds यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ये मतलब निकल के आया कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन कब, जब वहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली। अब अगर सिस्टम मान लो, अब मान लो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई ऐसी घटना है कि वो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है और फिर उसी तरह से सराउंडिंग सिस्टम में चली जाए, तो ऐसी केस में क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक और लिख सकते हो, इन केस ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस ds यूनिवर्स कितना होगा, ds यूनिवर्स इज 0, ठीक है, ds यूनिवर्स 0 होगा। तो इससे हमें क्या मतलब, इससे क्या पता चलता है, और यही जो अब हम स्टेटमेंट कहने जा रहे हैं वही क्लॉसियस के स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सो द एंट्रोपी ऑफ universe, entropy of universe either increases किसके लिए, for irreversible processes के लिए, for irreversible processes, फिगर यहाँ से हट जाएगा। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस ब्रह्मांड की, ये यूनिवर्स जिसको हम कह रहे हैं, इसकी जो एंट्रोपी है वो या तो बढ़ेगी या तो इंक्रीज करेगी या जितनी है उतनी ही रहेगी। भाई ds 0 होने का मतलब s कांस्टेंट होना,
तो एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी कम नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती। इस क्लासियस का स्टेटमेंट ये भी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द क्लाउसियस स्टेटमेंट, दिस इज द क्लाउसियस स्टेटमेंट फॉर व्हाट, फॉर सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. This is the closest statement for second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो या तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, या वो वो बढ़ेगी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो हम लोग तो अपने कॉमन प्रैक्टिस से जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अधिकतर प्रोसेस तो इरिवर्सिबल होते ही हैं। भाई, हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन इनहेल की, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, ठीक है। हमने कोई खाना खाया, वो खाना शरीर के अंदर उसका प्रोसेस हुआ, फिर वो हमारे शरीर के थ्रू बाहर निकल गया अलग फॉर्म में। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही हैं, ये सारी अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल हैं। ये उल्टी नहीं की जा सकती, इनको उल्टा नहीं किया जा सकता। हम अपनी उम्र के दौरान हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस हो के चली गई हैं, हम किसी भी तरह से उनको उलट करके वापस नहीं कर सकते। आज अगर हमारे शरीर में 50,000 करोड़ कोशिकाएं हैं मान लो, और बचपन में वो 2,000 करोड़ थी, तो 2,000 करोड़ से 50,000 करोड़ होने में कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हुई, तभी तो हम इतना बड़े हुए हैं। हम किसी भी तरीके से अब अपने आप को छोटा नहीं कर सकते। हम इन केमिकल रिएक्शन को उलट के 50,000 करोड़ कोशिकाओं को अपनी फिर से 2,000 करोड़ में नहीं श्रिंक कर सकते। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं कि यूनिवर्स में मतलब हम 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि कुल रिवर्सिबल प्रोसेस तो है ही, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम प्रोसेस होती हुई देखते हैं, चाहे पेट्रोल का जलना हो, चाहे हमारा पानी पीना हो, चाहे हमारी सांस लेनी हो, चाहे हमारे शरीर में खाना खाना हो, या और भी कुछ भी जो हो रहा है, खाना सड़ रहा है, बाहर नालियों में मीथेन गैस बन रही है, ये सारी अभिक्रियाएँ कैसी हैं? इरिवर्सिबल नेचर की हैं। और ये सब क्या कर रही हैं? यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसको इन्हांस कर रही है, उसको इंक्रीज़ कर रही है। ओके, अच्छा, चलिए एक और क्वांटिटी को पढ़ते हैं। इस चीज़ को एक और तरीके से पढ़ते हैं कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक साथ कंसीडर करते हैं। मतलब हम एक ही एग्जाम्पल में, एक ही डायग्राम में दोनों प्रोसेस कंसीडर करते हैं, और दोनों प्रोसेस को कंसीडर करके हम सीधे तौर पर इस एंट्रोपी के पॉजिटिव होने के बिहेवियर को एक बार चेक करते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल को लेने वाले हैं, वो है चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक ही साथ लिखना चाहते हैं, तो आप लिखना चाहते हो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी में कितना चेंज होता है अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों एक साथ एक एग्जाम्पल में करते हैं। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, हालांकि डेरिवेशंस आपको आने नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको समझ जाओगे तो आपके पास dq/t जो वर्ड है ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहेगा तो भी आप उसको टैकल कर ले जाओगे, अगर आप ये dq/t और इनइक्वलिटी के साथ थोड़ा सा सहज हो गए तो। इसीलिए इन डेरिवेशंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो भाई, मान लो हमारे पास एक प्रोसेस है इस तरह से कि ये कुछ मान लो प्रेशर है, ये मान लो कुछ वॉल्यूम है, पीवी डायग्राम है। मान लो आप कहीं पॉइंट 1 पे हो, 1 से 2 तक जा रहे हो, तो ये प्रोसेस है आपका ए प्रोसेस है, ठीक है। और 2 से वापस ए तक जा रहे हो
तो ये कौन सा प्रोसेस है? बी प्रोसेस है। अब ये दोनों रिवर्सिबल मतलब कार्नो इंजन वाले हिसाब है कि 1 से 2 तक गए तो हीट इंजन की तरह काम किया, 2 से 1 की तरफ गए तो रेफ्रिजरेटर की तरह काम किया। कार्नो इंजन है, बहुत आसानी से काम कर सकता है, बनाए हमने उसको ऐसा है। लेकिन एक चीज़ और सोचें, मान लें 2 से 1 जाने का एक रास्ता और है, ठीक, एक और रास्ता है। इस रास्ते को नाम दिया सी, और जो रास्ता सी है ये इरिवर्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 से 2 तक जाने में जितनी हीट खर्च हुई 2 से 1 जाने में रास्ता सी से उतनी हीट वापस मिल गई, ऐसा नहीं है। तो ए तो एक रास्ता है, बी वाला रास्ता साइक्लिक इंजन के लिए है, और साइक्लिक इंजन कह रहे हैं, सॉरी, कार्नो इंजन के लिए है, और जो सी वाला रास्ता है वो एक नॉर्मल इंजन के लिए है। तो इस तरह से हमने एक 1 से 2 के स्टेज नंबर 1 से लेकर के स्टेज नंबर 2 के बीच में कुछ कंसिडरेशन किए हैं। तो लिखें यहाँ पर, कंसीडर अ प्रोसेस कंसीडर अ प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? दैट गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, जो कि स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक जा रहा है। इन व्हाट मैनर? इन साइक्लिक मैनर, एक चक्रीय रूप से वो 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। ड्यूरिंग दिस साइकिल द पाथ कौन सा है? 1 से A से 2 से B से 1, मतलब 1 से गए 1 से 2 तक, फिर 2 से गए B के थ्रू 1 तक, तो 1 से गए A के थ्रू B तक, फिर 2 से गए B के थ्रू A तक। डायग्राम देख रहे हो? इस हिसाब से ये कैसा है? इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल नेचर का है। तो अब अगर रिवर्सिबल नेचर का है, सो बाय, अब एक तरह से कह सकते हो बाय कार्नोट थ्योरम, सो बाय कार्नो थ्योरम क्या कहती है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस dQ/T 0 होता है ना, ये होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 से 2 तक जाएं तो जो dQ/T है, कैसे? dQ/T है वाया A इज इक्वल टू 2 से लेकर के 1 तक dQ/T वाया B इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ तो आपने साइकिल बना दिया, लेकिन साइकिल में कौन से है? 1 से लेकर के 2 तक गए आप रास्ता नंबर A से, और फिर 2 से लेकर के 1 तक गए रास्ता B से। तो आपने पूरी साइकिल को कैसे ब्रेक कर दिया? 1 से 2 DQ वाया A, 2 से 1 dQ/T वाया B, ठीक है, ये आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर हम -0 है, अगर इसको माइनस लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, 1 से लेकर के 2 dQ/T वाया A इज इक्वल टू -2 से लेके 1 dQ/T वाया B। चलो इसको यूज करना है ना हमें, तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो मामला हो गया कार्नो इंजन के लिए, रिवर्सिबल के लिए। अब हम क्लॉसेस इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, नाउ कंसीडर द इरिवर्सिबल साइकिल। कौन सी है साइकिल? 1 से लेकर के A से लेके 2, और फिर 2 से लेके C तक लेके 1। तो 1 से 2 गए वाया A, फिर 2 से 1 तक आए वाया C। तो नाउ कंसीडर साइकिल दिस, वेयर द
Clausius inequality is applicable where the Clausius inequality is applicable. Quality is applicable. जहाँ Clausius inequality applicable है, क्या है inequality? dq by t is less than 0. यही तो है Clausius inequality. अरे भाई आज ही पढ़ा है, थोड़ा ऊपर चले गए हम, यही तो था, कहाँ गया, ये देखो Clausius inequality, यही तो है Clausius inequality. किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए. तो आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला वही यहाँ पर लगा दिया. चलो इस साइकिल को ब्रेक करो. तो साइकिल को ब्रेक करोगे 1 से लेके 2 तक आप जाते हो dq बाई टी, कौन से रास्ते में? वाया ए. फिर 2 से लेकर के 1 तक आते हो dq बाई टी, कौन से रास्ते पे? वाया सी. और ये लेस देन 0 है. अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का इस्तेमाल करें और जहाँ ये वाया ए लिखा है यहाँ ये वाया बी वाला मामला रख दें. तो बाई इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट? बाई इक्वेशन 1 वी गेट, आप लिखोगे माइनस, कहाँ गया, -2 to 1 dq बाई टी वाया बी प्लस 2 to 1 dq बाई टी वाया सी इज लेस देन 0, है ना. अब माइनस साइन है तो दाएं बाएं तरफ इसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, करनी भी चाहिए. तो ये आपके पास हो जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से 2 to 1 dq बाई टी वाया सी इज लेस देन 2 to 1 dq बाई टी वाया बी. ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हमने पा लिया है. अब जो बी वाला रास्ता है, याद रखो जो बी रास्ता है वो कैसा है? रिवर्सिबल है. और जो सी रास्ता है वो कैसा है? इरिवर्सिबल है. तो लेफ्ट साइड में सी रास्ता है, राइट साइड में बी रास्ता है. अब यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है और अगर वो कार्नो वाला पूरा लग रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइकिल बी के लिए? अब यहाँ आप लिख सकते हो फॉर साइकिल बी. देखिए क्या लिखना चाह रहे हैं, फॉर साइकिल बी, यानी कि जो कि रिवर्सिबल है. पुट 2 to 1 dq बाई टी वाया बी एज S1 माइनस S2. ये तो लिखते हैं, एंट्रोपी के डिफरेंस के रूप में लिखा जाता है. या इसको हम लिख सकते हैं ds. तो ds बराबर क्या है? S2 माइनस S1. b के लिए आपने लिखा है ना, b के लिए आपने लिखा है. तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस अबव रिलेशन में जनरलाइज एज, हेंस अबव रिलेशन में जनरलाइज्ड एज. एक चीज़ देखो, इंटीग्रेशन 2 to 1 यहाँ भी है, लेफ्ट में भी राइट में बराबर, तो इक्वेट हो जाएंगे. तो आप ऐसे लिख सकते हो dq बाई टी वाया सी. सी कैसा रास्ता? इरिवर्सिबल. तो आप यहाँ पे इरिवर्सिबल लिख दो, इज लेस देन ds. ठीक है ना, ये हो गया. तो यानी कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो dq बाई टी है वो लेस देन होगा ds से. ओके, ये फॉर्मूला हम निकल रहे हैं इरिवर्सिबल के लिए. वाइल, जबकि फॉर रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? ds जो होता है वो dq बाई टी के बराबर होता है. तो एक चीज़ हम ये पा रहे हैं कि इरिवर्सिबल के लिए dq बाई टी जो होता है वो ds से कम होता है. वहीं दूसरी तरफ रिवर्सिबल के लिए dq बाई टी ds के बराबर होता है. तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाएं, हेंस वी गेट dq बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू ds. dq बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू ds. यहाँ ये साइन किसके लिए फॉलो हो रहा है? इनइक्वलिटी का साइन हो रहा है इरिवर्सिबिलिटी के लिए, और इक्वल टू का साइन हो रहा है
रिवर्सिबिलिटी के लिए इक्वल टू का साइन, इरिवर्सिबिलिटी के लिए इनइक्वलिटी का साइन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर कुछ इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो यहाँ पर एक तो हमने बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन ये पाया कि डी क्यू बाई टी जो है वो लेस देन होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया। ऐसा ही एक और रिलेशन है, जरा सा उसको ऊपर कर दो, ये देखो, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिवर्सिबल साइकिल के जीरो होती है और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। अलावा उसके ये इनइक्वलिटी याद रखिएगा, ये इनइक्वलिटी है इंटीग्रेशन के साथ में, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए हमने ये दो चीज़ें समझी हैं। तो ये जितने ये जो येलो कलर के बॉक्सेस बने हैं, ये आज के क्लास के सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग एंट्रोपी का टीएस डायग्राम डिस्कस करेंगे और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बात करते हो कि अवेलेबल एनर्जी कितनी है, अनअवेलेबल एनर्जी कितनी है, इसको कैसे एस्टिमेट करते हो, कैलकुलेट करते हो, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।